हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज फिर से आप लोगों के बीच हिस्ट्री का मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें हम देखेंगे विश्व इतिहास देखेंगे, जो कि सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व इतिहास से भी 2-4 क्वेश्चन हर परीक्षा में डाल ही दिए जाते हैं, इसलिए हम इसे देखते हैं और इसे रिवीजन करें, ध्यान से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। आइए इसमें देखते हैं विश्व इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का जिस तरह से अपने देश का स्वतंत्रता संग्राम पढ़े थे पीछे की वीडियो में, ठीक उसी प्रकार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें है कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो नैसर्गिक अधिकार पर आधारित थी, नैसर्गिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। 4 जुलाई 1776 अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो जुलाई में मनाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। अमेरिकी स्वाधीनता का संग्राम घटित हुआ, तो 1775 से 1783 के बीच, 1775 से 83 के बीच अमेरिकी स्वाधीनता का संग्राम घटित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, संघीय राज्य अमेरिकी राज्य के गृह युद्ध 1861 से लेकर 65 तक में सेना का प्रमुख कौन था? अब्राहम लिंकन। संघीय राज्य अमेरिका राज्य के गृह युद्ध 61 से 65 के बीच अब्राहम लिंकन थे सेना का प्रमुख। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो दास प्रथा का अंत हो गया। वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मार्टिन लूथर किंग। चलिए, इसको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी महत्वपूर्ण है। इसका कारण है अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1776 में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति या व्यापारिक पद्धति दमनकारी थी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड सरकार द्वारा नियुक्ति उपनिवेशों के गवर्नर और प्रशासनिक सामान्यतः सैनिक अधिकारी होते थे। इंग्लैंड सरकार का नियुक्ति और उपनिवेशों के गवर्नर और प्रशासक सैनिक अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में इस्पात और ऊनी वस्त्र का निर्माण सीमित या पूर्ण बंद था, ताकि इस माल के ब्रिटिश निर्माताओं से स्पर्धा न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उपनिवेशों के आयात निर्यात और विनिर्माण पर ये सारे प्रतिबंध वहाँ के लोगों के लिए असह्य थे, अतः औपनिवेशिकों के विद्रोह का मुख्य कारण बनाने में ये काफ़ी आगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 16 दिसंबर 1773 को चाय के जहाज वेस्टर्न की बंदरगाह पर आकर लगे, तो कुछ औपनिवेशिकों ने रेड इंडियनों के भेष में 340 पेटी चाय समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। इसका फिर से देखेंगे, 16 दिसंबर 1773 को चाय के जहाज बोस्टन की बंदरगाह पर आकर लगे, तो कुछ औपनिवेशिक रेड इंडियन ने 340 पेटी चाय को फेंक दिया। इसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 4 जुलाई 1776 को वह ऐतिहासिक स्वतंत्र घोषणा की गई, जिसके अनुसार 13 उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन की अधीनता समाप्त कर दी। इस घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का श्री गणेश हुआ। स्वतंत्रता की घोषणा हुई 4 जुलाई 1776 को, यही याद रखें। चलिए, उसके बाद यह घोषणा वर्जीनिया के टाइम्स जेफरसन ने तैयार किया और कुछ सुधारकों के बाद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। इसने घोषित किया कि सभी मनुष्य जन्म के समान हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1775 में
लैक्सिंगटन 1775 में लैक्सिंगटन में प्रारंभ हुआ। वह युद्ध 8 वर्ष तक चलता रहा। 1775 में लैक्सिंगटन में प्रारंभ हुआ। वह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा? तो 8 वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद है 1783 ईस्वी में वर्साई की संधि में अमेरिकी स्वतंत्र युद्ध इति शुरू हुई। इस संधि की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। इस संधि की निम्नलिखित धाराएं निम्नलिखित थी। इसका इंग्लैंड ने 13 उपनिवेश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। मिसिसिपी नदी को उसकी पश्चिमी सीमा रेखा मान लिया गया और जबकि ग्रेट ब्रिटेन लेक उनकी उत्तरी सीमा रेखा निश्चित की गई। चलिए फिर से देखते हैं। 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुआ। उसके बाद मिसिसिपी नदी को उनकी पश्चिमी सीमा रेखा मान लिया गया और ग्रेट ब्रिटेन लेक उनकी उत्तरी सीमा रेखा निश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अमेरिका में केवल कनाडा, नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड के प्रदेश के ही अंग्रेज़ों के पास रह गए। अमेरिका में कनाडा, नोवा एशिया और न्यू फाउंडलैंड के प्रदेश ही अंग्रेज़ों के पास रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिकी बस्तियों के इस सफल विद्रोह का इंग्लैंड और सारे संसार पर विशेष प्रभाव पड़ा। अमेरिकी बस्तियों के सफल विद्रोह का इंग्लैंड उनके सारे संसार पर सफल प्रभाव पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंग्लैंड पर प्रभाव क्या पड़ा? यद्यपि अमेरिकी बस्तियों के हाथ से निकल जाने के कुछ समय के लिए अंग्रेज के मन को धक्का लगा, परंतु अंत में यह क्रांति उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जॉर्ज तृतीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत ऐसा अनुभव किया गया कि अमेरिकी युद्ध में हुई पराजय तथा महान हानि का कारण जॉर्ज तृतीय की मूर्खता और उसके मंत्रियों की अयोग्यता है। चलिए इसके में देखते हैं। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी और उसका बोस्टन की चाय पार्टी का नेता सैमुअल एडम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ब्रिटिश सेनापति कौन था? अमेरिका का स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका ने जुलाई 1776 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिका ने दास व्यापार पर 1808 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहते हैं। उसके बाद प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1789 में लागू हुआ लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका विश्व का पहला देश था मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। चलिए यहाँ पे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं फ्रांस की क्रांति पर। फ्रांस की क्रांति से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो ट्राफलगर की लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो रूसों के शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो
बस्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति का प्रारंभ हुआ। उसके बाद है आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ, किसने लिखा था? तो फ्रांस के लुई 14वां। आई एम द स्टेट, फ्रांस के लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई? तो वाटरलू की लड़ाई हुई। नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच वाटरलू की लड़ाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो नेपोलियन ने कहा इंग्लैंड को बनियों का देश। उसके बाद है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम किसके साथ संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789, 1789। चलिए, उसके बाद कोर्सिका द्वीप संबंधित है, तो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, तो फ्रांस का निवासी था। किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई? तो ट्रैफेलगर की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, तो यह रूसो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह पद्धति उक्ति किसकी है? तो नेपोलियन की है। नेपोलियन का कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश डिक्शनरी में पाया जाता है। वाटरलू स्थित है, वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो रूसो की शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध पैम्फलेट फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा? एबीसीएस ने लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे 14 जुलाई 1789 बास्तिल के किले पर उत्तेजित फ्रांसीसियों द्वारा किए गए आक्रमण के साथ ही फ्रांसीसी राज्य क्रांति आरंभ हो गई। उस समय लुई 16वां फ्रांस का राजा था। कौन राजा था? तो लुई 16वां। टुलेरीज राजमहल जहाँ राजा रहता है उसको कहते हैं टुलेरीज राजमहल। किसे कहते हैं? जहाँ राजा रहता है। चलिए, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति स्वेच्छाचारिता एवं एक तंत्र और कुलीन तंत्र के विरुद्ध फ्रांसीसी जनता के विद्रोह था। फ्रांसीसी क्रांति स्वेच्छाचारिता एवं एक तंत्र और कुलीन तंत्र के विरुद्ध फ्रांसीसी जनता का क्या था? तो विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति अक्षम कुलीन तंत्र के विरुद्ध था, तो क्रांति के कारण कुलीन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह था, तो फ्रांस की राज्य क्रांति अक्षम कुलीन तंत्र के विरुद्ध था, तो क्रांति के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां सदाचारी एवं अच्छी प्रकृति का होने के बावजूद भी अपने सामंत और अपनी रानी मेरी अनत्वानित के वश में था। लुई 16वां सदाचारी एवं अच्छी प्रकृति होने के बावजूद भी अपने सामंतों और अपनी रानी मेरी अंतवानित के वश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसने अपने योग्य मंत्री कौन? तो अपने योग्य मंत्री टर्गोट तुर्कों को 1776 में बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने प्रशासन में सुधार करने तथा सामंतों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का यत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांस में लोगों की कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी। फ्रांस का शिक्षित वर्ग इस दोष को अनुभव करता था और अपने देश के इस राजनीतिक ढांचे से असंतुष्ट था। कब? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च एक निकम्मा परंतु धनी संस्था बन गया था। चर्च क्या बन गया था? धनी संस्था बन गया था। फ्रांस के समूचे भूभाग का 5वां भाग चर्च की संपत्ति था और शेष भाग की उपज का 10वां भाग चर्च का ही होता था। शेष भाग के उपज का 10वां भाग किसका होता था? तो चर्च का होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रांस के सामंत वर्ग स्थिति एवं व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे क्योंकि वे सुविधाभोगी वर्ग के थे, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसके बाद हम देखेंगे फ्रांस के क्रांति के परिणाम क्या थे। तो इसके परिणाम थे, फ्रांस में सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया और इससे कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए और कर की सामान्य व्यवस्था स्थापित हुई थी। दूसरा देखते हैं, क्रांति के दिनों में फ्रांस का रोमन कैथोलिक चर्च निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र शब्द का आधुनिक शब्द स्पष्ट किया और अब फ्रांस केवल वह प्रदेश नहीं रहा जिसे लोग फ्रांस के नाम से जानते थे, बल्कि फ्रांस का अर्थ फ्रांस के लोग समझा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों को मताधिकार और विद्रोह करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1871 ईस्वी में गणतंत्र की पुनः स्थापना की गई। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो क्रांति से पूर्व सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई। लुई 16वें के शासनकाल 1789 ईस्वी में हुई। इसके बाद देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, रूसो, उसके बाद मास्टेग्यू जैसे दार्शनिकों का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना? तो 1804 में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा विकसित हुआ। कब? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था। पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण कर देना। इसके बाद है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून। यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। चलिए, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया। वर्साय को फ्रांस की राजधानी कौन बनाया? तो लुई 14वां ने बनाया। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? तो लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मेरी एंतवानेट, लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। लुई 16वां को किसके अपराध में? तो देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार का भूमि कर था। उस समय टैले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर किसका विरोधी था? तो चर्च का विरोधी था। नेक्स्ट है, रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक था। उसके बाद है, 9 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वाल्टेयर की है। यह किसने कहा था? तो वाल्टेयर कहा था, 9 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे,
स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। किसकी देन है? तो माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति टोटल खत्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे रूस की क्रांति। रूस की क्रांति में क्या है? तो क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ। उसके बाद में है रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो V.I. लेनिन थे। V.I. लेनिन थे। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी के बाद रूस में राजतंत्र समाप्त हो गया। रूस में राजतंत्र कब समाप्त हो गया? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद राजतंत्र समाप्त हो गया। वहाँ का शासक लेनिन बना, जिसने एक दल की सरकार तथा साम्यवाद को स्थापित किया। तो रूस के शासक कौन बना? तो लेनिन बना और उसने एक दल सरकार साम्यवाद को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा रूस ने आर्थिक प्रगति की और द्वितीय महायुद्ध के बाद वह एक विश्व शक्ति बन गया। कौन? तो रूस। सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्व में साम्यवादी खेमा बन गया। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हों, किसका नारा है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासक को जार कहा जाता है, जार। उसके बाद हम देखेंगे रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। लाल सेना का गठन ट्रायस्की ने की। लाल सेना का गठन किसने की? ट्रायस्की ने की। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू की। रूस की नई आर्थिक नीति कौन लागू की? तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, मदर मैक्सिम गोर्की की रचना। मदर किसकी रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की रचना मदर है। सन 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में पराजय थे। 1917 में रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। लेनिन ने चेका नामक संगठन बनाया। कौन संगठन बनाया? तो चेका नामक संगठन बनाया। उसके बाद हम देखेंगे रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। रूस के जार शासक किसकी? अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। उसके बाद है एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। दिया था, जिसकी हत्या बम विस्फोट से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की है। किसकी है? तो स्लाव लोगों की है। अन्ना कैरोनीना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। प्लेखानोव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? तो रूस में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में हुई थी, रूस में हुए थे। यह दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक तथा मेंशेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक तथा मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। 2 गुटों में विभाजित था, तो बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक बहुसंख्यक, मेंशेविक अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन समाप्त हो गया। उसके बाद हम आते हैं, चलिए हो गया, इसके बाद हम आते हैं प्रथम युद्ध की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? जापान, बहुत ही रोचक कहानी है और क्वेश्चन भी है। जापान जर्मनी के खिलाफ, जापान जो है जर्मनी के खिलाफ और यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ लड़ा, यूके के साथ में लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914, वर्ष 1914 में शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के काल में, 1914 से 18 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, तो सरसों वाली गैस को रासायनिक के रूप में प्रयोग किया गया था, सरसों वाली गैस। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो जर्मनी का। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो जर्मनी का मान मर्दन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण यही था, आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के कुछ प्रमुख कारण देखेंगे। तो इसके कारण क्या थे? तो पहला है जर्मनी का औद्योगिक देश बनना। जर्मनी जो है औद्योगिक देश बन गया और अपने माल के लिए बाजार ढूंढने लगा। दूसरा है जर्मनी का इंग्लैंड के साम्राज्य तथा समुद्री शक्तियों से द्वेष होना आदि इस महायुद्ध के निहित कारण थे। परंतु युद्ध का आरंभ ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण करके किया। युद्ध का शुरुआत जो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, तो वहीं से युद्ध का शुरुआत हो गया, क्योंकि एक सर्बियन ने ऑस्ट्रियन ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी, क्योंकि एक ऑस्ट्रियन ने ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी। चलिए उसके बाद है ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए कौन कूदा? तो जर्मनी ने कूदा और सर्बिया के साथ रूस आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस है और बाद में अमेरिका ने भाग लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी की सहायता तुर्की, बुल्गारिया तथा हंगरी ने की और मित्र राष्ट्रों की ओर जापान, बेल्जियम और इटली आ गए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो जापान, बेल्जियम और इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो इस युद्ध में अनेक लड़ाइयाँ हुई, जिनमें कुछ जर्मनी और उसके साथी जीते और कुछ इंग्लैंड उनके मित्र राष्ट्र जीते। अंत में जर्मनी की हार हुई और बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गया। चलिए उसके बाद 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन किए? तो जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय शर्तों के आधार पर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की 14 सूत्रीय शर्तों के आधार पर हुआ। और ये शर्त कौन कौन थे? तो ये शर्त थे गुप्त कूटनीति का अंत, समुद्र की स्वतंत्रता, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक रोकों का अंत। उसके बाद चौथा है निरस्त्रीकरण और पांचवा है जमानत के आधार पर जनसंख्या का भविष्य। और छठा है लिंग अथवा संघ का निर्माण तथा कुछ अन्य। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि 1919 में पेरिस में शांति वार्ता हुई और वर्साई की संधि हुई। कहाँ हुई? तो पेरिस में शांति वार्ता कब हुई? तो 1919 में हुई और वर्साई की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। उसके बाद यूरोप के देशों की सीमाएं पुनः निश्चित हुई तथा नए देश
नए देश जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया तथा लिथुआनिया आदि देशों का उद्भव हुआ। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया आदि देशों का उद्भव हुआ। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। किसने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन करता था? तो जर्मनी ने करता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 ईस्वी को हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को हुआ। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी की हुई। किसकी हानि हुई? तो जर्मनी की हुई। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी की हुई। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ में लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई। उसके बाद है यूरोप के देशों की सीमाएं पुनः निर्धारित हुई। यूरोप के देशों की सीमा निर्धारित हुई तथा नए देश जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया तथा लिथुआनिया आदि देश का उद्भव हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ नामक 1924 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में हम देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कह रहा है कि जापान पर प्रथम बम गिराया गया था। तो 1945 में जापान पर प्रथम बम गिराया गया था। उसके बाद फ्यूहरेर उपाधि दी गई थी। तो हिटलर को फ्यूहरेर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 फासिस्ट देशों ने सितंबर 1940 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में कम्युनिस्टों को नष्ट करने के लिए हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय रूप में कम्युनिस्टों को नष्ट करने के लिए हस्ताक्षर किया। उसके बाद तिथि जिस दिन संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर अणु बम गिराया। तो 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया। उसके बाद फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? फासिज्म का प्रमुख पदधर कौन था? तो मुसोलिनी था। उसके बाद डी दिवस यानी डी डे इसको कहते हैं। वह दिन है जब मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी। मित्र सेनाएं कहाँ उतरी? तो नारमंडी में उतरी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो पीटर्सबर्ग में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल पीटर्सबर्ग में किया गया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना गया उस समय। उसके बाद है एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था क्या? तो यहूदी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति यहूदी विद्रोह नीति। चलिए, इसके बाद है फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो इटली में विकसित हुई थी फासिस्टवाद की विचारधारा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान थे। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1939 में शुरू हुई। 39। हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना? तो 1933 में बना। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। सन 1945 में अणु बम के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो जापान किसके द्वारा? जापान के पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, लुराइन की संधि और ब्रुसेल्स संधियों में से एक संधि के उपलब्ध अपमानजनक थे। वह संधि थी तो वर्साई की संधि। चलिए, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में अर्थात 1945 ईस्वी में किस शहर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया? तो हिरोशिमा पर गिराया गया। उसके बाद हम देखेंगे
जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया? तो 1945 में गिराया गया। उसके बाद देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो वर्साय की संधि अन्यायपूर्ण थी, जिससे मित्र देशों को राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ मिला, किंतु जर्मनी टुकड़े टुकड़े हो गया। जर्मनी क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे शस्त्र सहित अपमानित भी होना पड़ा, और दूसरा कह रहा है कि जर्मनी में घोर आर्थिक संकट पैदा हो गया। कहाँ पे? तो जर्मनी में घोर आर्थिक संकट पैदा हो गया। तीसरा है इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के समय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और वे फिर से शक्तिशाली हो गए थे। चौथा है जर्मनी को इंग्लैंड से व्यापारिक तथा साम्राज्यवादी द्वेष था, अतः उसने एल्सेस लॉरेंस ऑस्ट्रेलिया तथा चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार कर लिया। इन्हीं सब कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बारे में हम जानते हैं। तो युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण 1939 में करके की, क्योंकि पोलैंड ने उसे डेजिंग का बंदरगाह तथा पूर्वी पोलिस गलियारा के लिए मार्ग देने से मना कर दिया। कौन? तो पोलैंड ने मना कर दिया। इधर इटली ने अबिसिनिया अपने अधिकार में कर लिया था तथा जापान ने चीन पर हमला भी कर दिया। फिर इन तीनों ने एक संधि कर ली जो एक्सिल जिसे धुरी बोलते हैं शक्ति कहलाने लगे, जिसे धुरी शक्ति कहलाने लगी। उसके बाद कह रहा है कि पोलैंड की सहायता के लिए कौन आया? तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस आ गए। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस आ गए, जो कि मित्र राष्ट्र तथा एलाइड कहलाए। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध में अनेक लड़ाइयाँ हुई और करोड़ों व्यक्ति मारे गए, घायल हुए तथा बंदी एवं शरणार्थी बनाए गए। चलिए उसके बाद है जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, बर्लिन को भी बांट दिया गया। जापान में नागासाकी तथा हिरोशिमा पर एटम बम गिराए गए, जिससे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे अंत में युद्ध विराम पर अक्टूबर 1945 में हस्ताक्षर हो गए। विश्व में शांति की स्थापना के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। फासिज्म का उदय इटली में हुआ। कहाँ हुआ? फासिज्म का उदय इटली में हुआ। फासिज्म का जन्मदाता कौन था? तो मुसोलिनी था। फांसी दल के स्वयंसेवक काली कमीज वाली पोशाक पहनते थे। फांसी दल के स्वयंसेवक काली कमीज वाली पोशाक पहनते थे। उसके बाद है नाजीवाद का जनक कौन था? तो हिटलर था। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की? तो 1920 ईस्वी में की थी। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। कहाँ का बना? तो जर्मनी का प्रधानमंत्री बना हिटलर। मीन कैंप किसकी रचना है? तो आत्मकथा है। तो हिटलर की आत्मकथा। एक राष्ट्र एक नेता किसका नारा है? हिटलर का नारा था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया। कब? 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया। एशिया का देश जापान क्या था? तो साम्राज्यवादी था। जापान ने पहला आक्रमण चीन के विरुद्ध किया। कब किया? तो चीन के विरुद्ध किया। अमेरिका ने जापान पर अणु बमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर किया। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 देशों ने भाग लिया। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। किसको? तो पेट्रोक को मानववाद के संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद जापान ने 1931 ईस्वी में अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के लिए 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया जापान। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। 20 मार्च 1933 में जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। उसके बाद पित्त आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। तो पित्त आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है।
जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। किसका साथ दिया? तो धुरी राष्ट्र का साथ दिया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 45 में आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। उसके बाद म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। कब हुआ? म्यूनिख पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ। उसके बाद है जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? तो 1935 में किया था। वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ? इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। किसको? तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कब? 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौते उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। उसके बाद अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1941 को 8 सितंबर 1941 को अमेरिका ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? तो सेली सवरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सवरी था। उसके बाद वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? आरोपित संधि के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? तो जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित अंतिम देश जापान था। उसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा पर फाइटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम जो 100 मेगावाट का था उसे गिराया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा विश्व इतिहास का टॉपिक समाप्त होता है और थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल के अलावा और कोई चैनल ठीक नहीं है। जो आइए दोस्तों इस पर लगातार अभ्यास कीजिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।